हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ पीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम और अभी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया गया है। देखिए, आप लोगों के बीपीएससी TRE के एग्जाम में जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सभी क्वेश्चन को हम इस सीरीज में करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। और देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। बताइए, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश करने का कारक क्या होता है? बताइए, वायु दाब होता है, केशिकात्व होता है, ऑस्मोटिक दाब होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पौधों की जड़ों में जो जल प्रवेश करता है इसका मेन कारण क्या होता है? परासरण होता है, जिसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है। बताइए, मटर जो होता है यह किस प्रकार का पौधा है? बताइए, शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मटर का जो पौधा होता है यह शाक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के प्राणियों में संघयुक्त पाद होते हैं? तो बताइए, किस संघ के प्राणियों में संघयुक्त मतलब ज्वाइंट लेग होता है? बताइए, आर्थ्रोपोडा में होता है, इकोनोडर्मेटा में होता है, या फिर मोलास्का में होता है, या फिर सूत्रीकृत में होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों से पूछेगा किस संघ के प्राणियों में संघयुक्त पादप होते हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्थ्रोपोडा जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो होता है संधियुक्त पाद होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और यह अकशेरुकी जानवरों का एक समूह होता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा जो होता है यह एक अकशेरुकी जानवरों का समूह होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन ग्रीस को हटाता है। बताइए, साबुन जो होता है ये ग्रीस को हटाता है, किस विधि के द्वारा हटाता है? बताइए, स्कंदन के द्वारा हटाता है, अधिशोषण के द्वारा हटाता है, पायसीकरण के द्वारा हटाता है, या फिर परासरण के द्वारा हटाता है? तो देखिए, इसका मेन कारण क्या होता है? पायसीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन जो ग्रीस होता है इसे किसके विधि द्वारा हटाया जाता है? तो इसे पायसीकरण द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो बताइए, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है? बताइए, वनस्पति तेल है, मोबिल है, कैरोसिन तेल है, या फिर कटिंग तेल है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो बताइए, जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? बताइए, 1:2 होता है, 8:1 होता है, 1:3 होता है, या फिर 2:1 होता है? तो देखिए, जल में द्रव्यमान के अनुसार जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वह 8:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? बताइए, एक छोटी तरल बूंद का आकार जो है ये गोलाकार बताइए क्यों होता है? बताइए, हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है, कम घनत्व के कारण होता है, सरफेस टेंशन जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं इसके कारण होता है, या फिर कम श्यानता के कारण होता है? तो बताइए, एक छोटी तरल बूंद का आकार बताइए गोलाकार क्यों होता है? तो देखिए, इसका मेन कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव को ही सरफेस टेंशन कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। वर्षा की बूंदों के गोल होने का के पीछे जो है कौन सा कारण है? तो सरफेस टेंशन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात वही है। बताइए बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। बताइए श्यानता के कारण होता है, सतही तनाव के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है, या फिर लोच के कारण होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बरसात की बूंदें होती हैं इसका गोल आकार होता है सरफेस टेंशन के कारण, इसी को पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ से पावर के बराबर होता है। बताइए एक हाथ से पावर जो होता है यह किसके बराबर होता है। बताइए 746 वाट के बराबर होता है, 746 सीसी के बराबर होता है, या फिर 746 जूल के बराबर होता है, या फिर 746 आरयू के बराबर होता है। तो देखिए एक हाथ से पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हाथ से पावर होता है पंप और मोटर की क्षमता को मापता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हाथ से पावर जो होता है ये पंप या फिर मोटर की क्षमता को मापता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। बताइए वियना 1985 था, मॉन्ट्रियल 1987 था, रियो 1992 था, या फिर क्योटो 1997 था। तो बताइए ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के लिए जो है वैश्विक समझौता जो है कौन सा हुआ था। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, जो कि दिसंबर 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा COP28 जो है कब हुआ था, तो ये 30 नवंबर से 13 दिसंबर के मध्य हुआ था, यूएई के दुबई में हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है सभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो बताइए ओजोन परत जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। बताइए क्षोभ मंडल में पाया जाता है, आयन मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, या फिर बहिर्मंडल में पाया जाता है। तो बताइए ओजोन परत जो है यह किस मंडल में पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा किस रेंज के बीच में जो है समताप मंडल है, तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 16 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो यौन से संचारित नहीं होती है। बताइए सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, HIV एड्स है, या फिर गोनेरिया है। तो बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जो यौन से संचारित नहीं होती है। तो देखिए हेपेटाइटिस जो होता है यह यौन संचारित बीमारी नहीं है, तो हेपेटाइटिस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सिफिलिस की बात करें, HIV एड्स की बात करें और गोनेरिया की बात करें, तो जो है ये सभी बीमारियां यौन संबंधित बीमारी है, और हेपेटाइटिस जो है वायरस से होने वाला बीमारी है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बताइए कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है कब मनाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछेगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है। बताइए निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी जो है ये क्या होता है। उपचार के लिए ऊष्मा का प्रयोग, उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कीमोथेरेपी जो होता है, कीमोथेरेपी का उपयोग जो होता है एक कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग इसे ऑप्शन नंबर बी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपचार के लिए रासायनिक का प्रयोग जो है कीमोथेरेपी होता है, तो इसे आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। तो बताइए थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है। बताइए थैलेसेमिया रक्त को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है, या फिर वृक्क को प्रभावित करता है। तो देखिए थैलेसेमिया जो होता है यह रक्त संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैलेसेमिया पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है ये आनुवांशिक
जो है अनुवांशिक बीमारी है और यह रक्त को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जब सांद्र HNO3 को फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? बताइए, जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? बताइए, PH3 बनता है, HPO3 बनता है, H3PO3 बनता है या फिर H3PO4 बनता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब सांद्र HNO3 जो होता है ये फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे फास्फोरिक अम्ल बनता है जिसका फार्मूला होता है H3PO4। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फास्फोरिक अम्ल जो होता है ये दंत चिकित्सा इसका प्रयोग दांत को साफ करने में करते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग जो है दंत चिकित्सक जो होते हैं इसका प्रयोग जो है दांत को साफ करने में करते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बताइए, किसी तरल का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बताइए, तरल की मात्रा बढ़ाने से, तरल का दबाव बढ़ाने से या फिर तरल का घनत्व बढ़ाने से या फिर तरल का द्रव्यमान बढ़ाने से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक जो है यह बढ़ जाता है, इसका मेन कारण क्या है? तरल का दबाव बढ़ाने से जो है किसी पदार्थ का क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बताइए बढ़ता है, बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है या फिर एक सा ही रहता है या फिर शून्य हो जाता है। तो बताइए, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है बढ़ता है या फिर घटता है। तो देखिए, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का जो क्वथनांक होता है ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ओम मीटर मात्रक है। बताइए, ओम मीटर जो है यह किसको मापता है? बताइए, प्रतिरोध को मापता है, चालकत्व को मापता है या फिर प्रतिरोधकता को मापता है या फिर आवेश को मापता है। तो देखिए, ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता को मापता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता को मापता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। बताइए, एक तार की अगर लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो बताइए उसका प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक तार की लंबाई अगर दोगुनी कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होता है ये 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फैराडे स्थिरांक बताइए क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है या फिर विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, सार्वभौमिक स्थिरांक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, फैराडे स्थिरांक जो होता है यह क्या होता है? यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक जो होता है यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। बताइए, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है या फिर ओजोन होता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और ओजोन भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। बताइए, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कामेसलिज्म या फिर कन्वेंशन। तो बताइए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में सहजीविता कहा जाता है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? बताइए, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? बताइए, यह त्रिसूत्री है और इन्हें सीलोम गुहा होती है। बताइए, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्ति जीवी समुद्री जंतु हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जितने भी दिए गए हैं टोटल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दुनिया के पहले पादप प्रांगणों जिन्हें टिलिया डेम्बिट्स कहा जाता है कि टिलिया डेम्बिट्स जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो बताइए, टिलिया डेम्बिट्स जीवाश्म जो है किस देश में पाए गए थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रूस में पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिलिया डेम्बिट्स जीवाश्म जो है ये रूस में पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है। बताइए, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। बताइए, ग्रीन एल्गी है, स्नो खेपर्ड है, राना टिग्रीना है या फिर चाइना रोज है? तो बताइए, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राना टिग्रीना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बताइए, नींबू जो है ये खट्टा किस कारण से होता है? बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण होता है, टार्टेरिक अम्ल के कारण होता है या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण होता है? तो बताइए, नींबू जो है खट्टा बताइए किस कारण से होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, नींबू जो है किस कारण जो है खट्टा होता है? तो इस साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इमली जो है खट्टा किसके कारण होता है, तो टार्टेरिक अम्ल के कारण होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये किसमें पाया जाता है? हराकासिस में पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर फिटकरी व सोडा में बात करेगा तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछेगा फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटी, बर्रे तथा बिच्छू में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए, सेब के सुवास का मुख्य कारण होता है? बताइए, सेब के सुवास का मुख्य कारण होता है। बताइए, इथेनॉल होता है, फार्मलिन होता है, बेंजीन होता है या फिर सुक्रोज होता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब के सुवास का मुख्य कारण जो होता है मैलिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला C4H6O5 होता है। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर मुक्त करते हैं। बताइए, इसमें से कौन सा गैस है जो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर मुक्त करते हैं? बताइए, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति जो है शून्यावकाश में कितनी होती है? बताइए, प्रकाश की गति जो होता है शून्यावकाश में कितनी होती है? बताइए, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है या फिर 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकंड होता है? तो बताइए, प्रकाश की गति शून्यावकाश में कितनी होती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे है, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश का जो गति होता है निर्वात में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सही कथन चुनिए। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बताइए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है या फिर बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए, लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये हरे प्रकाश से ज्यादा होता है।
लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है ये हरे प्रकाश से ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ये हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। बताइए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। बताइए 1300 एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन होता है, या फिर 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है, या फिर 7800 एंगस्ट्रॉन से 8200 एंगस्ट्रॉन होता है, या फिर 8500 एंगस्ट्रॉन से 9800 एंगस्ट्रॉन होता है। तो बताइए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा जो है यह कितनी होती है। तो देखिए 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ये जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रॉन से जो है 7600 एंगस्ट्रॉन होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। बताइए जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है। बताइए आवास कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, निकेत जिसे निच कहा जाता है, या फिर बायोम कहा जाता है। तो बताइए जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे आवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, सल्फर डाइऑक्साइड करता है, या फिर हाइड्रोजन कार्बन करता है। तो बताइए वायु को सबसे अधिक प्रदूषित बताइए निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये वायु को सबसे अधिक जो है प्रदूषित करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये वाहन से निकलता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है। बताइए पानी में एक हवा का बुलबुला जो होता है ये किस तरह से काम करता है। बताइए अवतल दर्पण के रूप में काम करता है, उत्तल लेंस के रूप में काम करता है, या फिर उत्तल दर्पण के रूप में काम करता है, या फिर अवतल लेंस के रूप में काम करता है। तो बताइए पानी में एक हवा का जो बुलबुला होता है यह किस तरह से काम करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अवतल लेंस के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति जो होती है प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दोष क्या है। तो बताइए निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो दृष्टि दोष होता है वह दिखाई देता है, तो इसमें कह रहा है कि पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो मतलब जो दृष्टि दोष रहता है वो दिखाई देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को कहते हैं। बताइए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए आनुवांशिकता कहा जाता है, सूक्ष्म जैविक कहा जाता है, या फिर कोशिका विज्ञान कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे आनुवांशिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति से के योग्य बनाता है। बताइए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में, केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की अनुपस्थिति, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। तो देखिए डीएनए और यहाँ पे फिल करना है, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। तो देखिए डीएनए और प्रोटीन दो प्रकार के हैं, या फिर डीएनए और लिपिड्स दो प्रकार के हैं, या फिर डीएनए और जीएनए हैं, या फिर डीएनए और आरएनए हैं। तो देखिए डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए जो है ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है, बताइए नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है, बताइए Al2O3 है या फिर Al3O2 है या फिर N2O है या फिर NO2 है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र जो होता है Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। बताइए नाइट्रिक ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को कहा जाता है या फिर नाइट्रोजन को कहा जाता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है। बताइए जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है। बताइए NaOH बनता है, Na बनता है, Na2O3 बनता है या फिर H2O2 बनता है। तो बताइए जल के साथ अगर Na2O की क्रिया होने पर इसमें से क्या बनता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बनता है बताइए क्या, तो इससे NaOH ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है। बताइए घरेलू मलमूत्र जिसे मल जल भी कहते हैं या फिर LAB अपमार्जक है या फिर साबुन है या फिर पौधों की पत्तियां हैं। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैब अपमार्जक जो है ये जैव अवक्रमणीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। तो बताइए पराबैंगनी किरणें तक टकराती हैं, अवरक्त किरणें टकराती हैं, दृश्यमान प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण जो है कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। तो ये पराबैंगनी किरणें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। बताइए वायु से फैल सकता है, तापी से फैल सकता है, जल से फैल सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल से फैल सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। बताइए यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। बताइए पशुजन्य बीमारी कहते हैं, संक्रामक बीमारी कहते हैं, जन्मजात बीमारी कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे पशुजन्य बीमारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। स्वाइन फ्लू एक श्वास रोग है जो सुअर की श्वास नली को संक्रमित करने वाले कीटाणुओं से होता है। HINI इन्फ्लुएंजा भी कीटाणु का एक उप प्रकार है जो मानव में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारक है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए स्वाइन फ्लू जो होता है यह एक श्वास रोग है जो सुअर की श्वास नली को संक्रमित करने वाले कीटाणुओं से होता है। यही केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। बताइए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। बताइए पारा है, ब्रोमीन है, सोडियम है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली एकमात्र धातु जो है ये पारा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन होता है। बताइए हीरा है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है या फिर प्लेटिनम है। तो देखिए अगर पूछेगा इनमें से सख्त सबसे हार्ड जो है कौन होता है तो हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए।
हीरा अपरूप है। बताइए हीरा जो होता है यह किसका अपर रूप होता है? बताइए सोने का होता है, चांदी का होता है, कार्बन का होता है या फिर मिट्टी का होता है? तो बताइए हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है? तो देखिए एक कार्बन का अपर रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कराई जा रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।